हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 10 दैट इज ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेडर्स के बारे में, थोड़ा बहुत ट्रेड के बारे में और कुछ किंग्स के बारे में डिस्कस करा था। तो आज के लेक्चर में चलिए हम लोग सिल्क रूट के बारे में डिस्कस करेंगे और बुद्धिज़्म के बारे में। तो स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, तो ये सिल्क रूट का कहानी है क्या, उसको हम लोग देखते हैं। तो द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज़। तो जो रिच यानी कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क का काफ़ी ज़्यादा चमकीला कलर, यानी कि बहुत ज़्यादा चमकीला भी नहीं, एक ग्लॉसी कलर आता है, काफ़ी स्टैंडर्ड कलर। उसके अंदर का स्मूथनेस, यानी कि उसके जो टेक्सचर में स्मूथनेस होता है वो सब। तो ये सब फैक्टर जो है वो सिल्क को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड फैब्रिक बनाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसका वैल्यू किया जाता है इन मोस्ट सोसाइटीज, यानी कि अधिकांश सोसाइटीज़ में। आप इंडियन सोसाइटी में भी देखोगे, किसी ने सिल्क का शर्ट पहना, अरे वो सिल्क का शर्ट पहना है, वो सिल्क की साड़ी पहनी है, तो ऐसा होता है। तो मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो सिल्क को बनाना जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता है सिल्क को प्रिपेयर करना। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म्स, स्पून इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ। तो सबसे पहले सिल्क वर्म जो होता है, एक सिल्क का कीड़ा होता है जिसको सिल्क वर्म बोल सकते हो आप। तो उस कीड़े के जो कुकुन होते हैं, ठीक है, तो कुकुन्स ऑफ सिल्क वर्म, तो कुकुन में से, ठीक है, रॉ सिल्क को निकाला जाता है और उसको फिर थ्रेड बनाया जाता है स्पून करके, और उसके बाद उस धागे से फिर सिल्क का कपड़ा बनता है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7,000 ईयर्स अगो। यानी कि अभी से लगभग 7,000 साल पहले चाइना वाले को सिल्क बनाने का टेक्निक पता चल गया था। While the methods remain a closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant land on foot, horseback, and on camels carried silk with them. तो अभी तो जैसे कोरोना वायरस देख लीजिए आप, चाइना वाले बिना मांगे ही पूरे वर्ल्ड को फैला दिए हैं, भेज दिए हैं। लेकिन ये जो सिल्क बनाने का टेक्निक इनको पता था, ये बताते नहीं थे। हजारों साल तक इसको ये लोग छुपा करके रखे, सीक्रेट रखे। लेकिन हजारों साल बाद क्या होने लगा, धीरे धीरे जब कुछ लोग जो है चाइना से बाहर जाने लगे, बाहर के लैंड्स पे पैदल जाने लगे जो, या हॉर्स से या कैमल से, तो वो अपने साथ सिल्क लेकर के जाते थे। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज सिल्क रूट। और जिस रास्ते से वे लोग ट्रेवल करके चाइना से बाहर किसी और कंट्री में गए, उस रास्ते को सिल्क रूट नाम दे दिया गया। अब क्यों दिया गया, इसके पीछे कहानी है। Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to rulers in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west। तो कभी कभी क्या होता था कि चाइना के जो रूलर वगैरह होते थे चाइना के, तो वो गिफ्ट भेजा करते थे सिल्क का बना हुआ कोई भी गिफ्ट भेजते थे वेस्ट में, वेस्ट एशिया में, ठीक है, और ईरान जैसा कंट्री जो अभी है वेस्ट में, तो वहाँ के रूलर्स को वे लोग गिफ्ट देते थे। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों को सिल्क के बारे में पता चला, और धीरे धीरे और भी वेस्ट यानी कि यूरोपियन कंट्रीज को भी पता चला। एक काम कीजिएगा, आप अभी से वर्ल्ड मैप लगा करके रखिए अपने रूम में, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आपको चीज़ों को समझने में। About 2000 years ago, wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome। तो अभी से 2000 साल पहले सिल्क का कपड़ा पहनना, या सिल्क का और भी जो भी मटेरियल यूज करना, कपड़ा ही होगा लेकिन उसको अलग अलग तरीके से यूज करना, एक तरह से फैशन बन गया। रूलर्स में जो रूल करते थे उनके अंदर एक फैशन बन गया। और रोम के लोगों में, रोम को अभी भी फैशन कैपिटल बोला जाता है, पेरिस को, ठीक है, फ्रांस के राजधानी पेरिस को फैशन कैपिटल बोला जाता है। वैसे रोम को भी बोला जाता है क्योंकि इटली भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है आज भी फैशन के मामलों में। It was very expensive as it had to be brought all the way from China along dangerous roads थ्रू माउंटेन्स एंड डिजर्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। तो एक्सपेंसिव होने के पीछे कारण ये था कि इसको काफ़ी दूर से लाया जाता था। और अभी भी जो सामान होता है तो जहाँ बनता है वहाँ आपको सस्ता मिलता है, लेकिन आपके पास तक जब वो पहुँचता है तो उस पर काफ़ी सारे टैक्सेस लग जाते हैं, उस पर ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स लगता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगता है एक तरह से। तो चीज़ क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है कोई भी आइटम। तो वैसे ही उस टाइम भी होता होगा।
तो सिल्क जब तक लोगों तक पहुंचता था, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रोड्स होता था उस टाइम, इतना अच्छा रोड नहीं होता था। डेंजरस रोड यानी कि रास्ते में ही लूट लेते थे लोग, रॉबर वगैरह होते थे डाकू, तो वो लूट लिया करते थे। माउंटेन से जाना पड़ता था, डिजर्ट से जाना पड़ता था, तो इसलिए जो है उसका दाम थोड़ा ज़्यादा होता था, एक्सपेंसिव हुआ करता था। People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. तो जो लोग उनके रास्तों में आते थे, यानी कि सिल्क रूट जो था, जिस रास्ते से सिल्क जाता था, उस रास्ते में जो लोग का घर रहता था या जो लोग रहते थे, वो लोग एक तरह से वसूली करते थे कि हाँ अगर इधर से पास करना है तुमको सिल्क लेकर के तो पैसा दो। अब आप मैप में देखिए, विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेज। तो इसमें आप देख सकते हैं ये इंडिया है अपना, इधर चाइना है, चाइना से कैसे ब्रांच निकल रहा है सिल्क का, ये सारे रूट्स हैं। ये इंडिया हो गया, ये चाइना, ये पूरा रूट सब है, सिल्क रूट। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट। तो जो कुछ किंग जो थे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कंट्रोल कर सके, अपने अंदर में कर सके। अब ऐसा क्यों? तो दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स डेट वेयर ब्रॉट बाई ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग द रूट। तो ऐसा वो लोग इसलिए करना चाहते थे सिल्क रूट पे ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा, ताकि उनको टैक्स मिल सके, यानी कि उधर से जो लोग जाते थे वो टैक्स देते थे, ट्रिब्यूट देते थे, यानी कि राजा को एक तरह से खुश करने के लिए कुछ दे देना, या कुछ गिफ्ट्स लाते थे अपने साथ, वोट दे देते थे। तो इसलिए राजा लोग चाहते थे कि उनका कब्जा हो सिल्क रूट पे ज़्यादा से ज़्यादा। In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. तो बदले में अब इतना वो लोग करते थे, टैक्स देते थे, ट्रिब्यूट देते थे, गिफ्ट देते थे, तो बदले में उनको क्या मिलता था? तो सिक्योरिटी, यानी कि किंग जो है उनको एक तरह से सिक्योरिटी देता था कि हाँ आप मेरे इलाके से पास करोगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में आपको कोई भी रॉबर आपको परेशान नहीं करेगा, कोई भी डाकू, कोई भी चोर वगैरह लुटेरा आपको लूटेगा नहीं, एक तरह से तो सिक्योरिटी देते थे बस। The best known of the rulers who controlled the Silk Road were the Kusans, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. तो सिल्क रूट पे तो काफ़ी सारे राजा लोग जो है एक तरह से कंट्रोल किए, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जाना माना जो राजा था वो कुशान्स थे। ठीक है, कुशान जो है एक तरह से, कुशान जो राजा थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे सिल्क रूट पे कंट्रोल करने के लिए। जो कहाँ पे रूल करते थे? तो सेंट्रल एशिया में, ठीक है, एशिया, मध्य एशिया जो है उसमें, और इंडिया के जो ऊपर वाला नॉर्थ और वेस्ट वाला जो रीजन है ना, ठीक है, वहाँ पे वो लोग रूल करते थे। दे आर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर। तो उनका जो दो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनका पावरफुल सेंटर था, वो था एक तो पेशावर जो अभी पाकिस्तान में, और दूसरा मथुरा जो कि इंडिया में। तक्षशिला वाज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तो उनके साम्राज्य का पार्ट तक्षशिला भी था। ठीक है, ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस। तो ये कुशान्स का जब रूल चल रहा था तो उस टाइम सिल्क रूट का एक जो रूट से रूट निकला हुआ था ना, एक ब्रांच, तो वो ब्रांच जो है सेंट्रल एशिया से सीपोर्ट की तरफ जो रिवर जाए, इंडस रिवर जो है ऊपर में, इंडिया के ऊपर से जो बहता है पाकिस्तान में जाता है, तो वहाँ तक एक रूट आता था। फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिफ्ट वेस्ट वार्ड टू द रोमन एम्पायर। और वहीं से जो है मतलब पश्चिम की तरफ जो रोमन एम्पायर है, रोम का जो एम्पायर था, वहाँ पे सिल्क ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। तो द कुशान्स वेयर अमॉन्ग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। तो सोने का सिक्का चलाने वाला इंडिया में सबसे अर्लीस्ट किंग कौन था? तो कुशान था। इसको आप याद रखिएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट रूलर्स कौन थे जो सोने के सिक्के चलाए? तो कुशान्स थे, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे ये। क्यों? इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा आता कहाँ से था? तो सिल्क से, सिल्क वाले रूट पे उनका कब्जा था। दिस वेयर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। और ये जो गोल्ड कॉइन था ये पूरा प्रचलन में था, तो जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो भी इसका यूज करते थे। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे होता है, यानी कि बुद्धिज्म फैलता कैसे है, उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। बुद्धिज्म को तो हम लोग काफ़ी पहले कवर कर चुके हैं, जैनिज्म को भी। अब बुद्धिज्म फैलता कैसे है, तो ये जो कुशान्स का पीरियड है ना, इस पीरियड में भी बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा फैलता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो द मोस्ट फेमस कुशान रूलर वाज कनिष्क। तो कुशान का सबसे फेमस रूलर कौन था? कनिष्क, जो कि अब से अभी से लगभग 1900 साल पहले राज करता था। He organized a Buddhist councils where scholars met and discussed important matters। तो वो जो है कनिष्क जो था कुशान का रूलर,
वो एक बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाता है, यानी कि बुद्ध लोगों का एक परिषद, एक तरह से असेंबली मीटिंग बोल सकते हो आप, बुलाता है, जहाँ पे काफ़ी विद्वान लोग आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कस करते हैं। अश्वघोषा, अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, द बुद्ध चरित्र, लिव्ड इन हिज कोर्ट। तो ये कनिष्क जो राजा था, इसी के कोर्ट में एक कवि रहते थे जिनका नाम था अश्वघोष। तो वो बुद्ध का जीवनी लिखे थे जिसका नाम क्या है, बुद्ध चरित्र। वो किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में रहता था। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगैन राइटिंग इन संस्कृत। तो अश्वघोष जो था और भी जो कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, वो अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिए। पिछले चैप्टर्स में हम लोग देखे थे कि क्या लैंग्वेज था, अशोका के टाइम में लोग प्राकृत यूज करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, संस्कृत यूज होने लगा। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड। अब इसी पीरियड में, कनिष्क के ही काल में, एक नया बुद्धिज्म का फॉर्म आता है, यानी कि बुद्धिज्म जो है डिवाइड हो जाता है, एक महायान बुद्धिज्म और दूसरा हीनयान बुद्धिज्म। लेकिन क्लास 6 में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, तो महायान बुद्धिज्म को ही हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे जो दिया हुआ है। तो दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो महायान बुद्धिज्म का दो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्ट फीचर है जिसको हम लोग देखेंगे। अर्लियर द बुद्धाज प्रेजेंस वाज सीन सोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। तो पहले जो होता था ना, तो बुद्धा का तो कोई मतलब उस टाइम तो फोटोज़ वगैरह होते नहीं थे, तो बुद्धा को एक तरह से दिखाने के लिए कुछ साइन का यूज किया जाता था। जहाँ पे कहीं अगर बुद्ध भगवान को या बुद्ध को दिखाना है तो साइंस का यूज होता था। फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री। तो जैसे कि आप जो भी मूर्ति वगैरह बनाया जाता था, तो उसमें एक देख सकते हैं कि जैसे कि उनका जो इनलाइटमेंट हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो उसको पीपल के पेड़ से दिखाया गया। इसका मतलब है कि मूर्ति जो बनाया जाता था उसमें पीपल का पेड़ बना दिया गया, उससे लोग समझ लेता था कि हाँ ये बुद्धा को ऐसे ऐसे इनलाइटमेंट हुआ। बट नाउ स्टैच्यूज ऑफ बुद्धाज वेयर मेड। तो ये जो महायान जो बुद्धिज्म हुआ, यानी कि बुद्धिज्म डिवाइड हुआ, तो जो महायान फॉर्म निकला उसका, उसमें अब बुद्ध भगवान का मूर्ति को बनाया जाने लगा, यानी कि एक तरह से शेप दिया जा गया, हाँ आँख नाक कान सब कुछ, मतलब एक प्रॉपर फेस दिया गया उनको। मेनी ऑफ दिस वेयर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वेयर मेड इन तक्षशिला। इसमें से काफ़ी सारे जो मूर्ति हैं वो मथुरा में भी बनाए गए थे, कुछ तक्षशिला में भी बनाए गए थे। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, अ स्कल्पचर फ्रॉम स्तूपा एट सांची। ये सांची के स्तूप से बनाया हुआ स्कल्पचर है। लुक एट द ट्री एंड एम्प्टी सीट बिलो इट, स्कल्पचर कार्व्ड इनटू इंडिकेट द बुद्धा एट द टेंट इनलाइटमेंट वाइल मेडिटेटिंग अंडर द ट्री। तो यहाँ पे देखिए आपकी एक जो मतलब पेड़ बना दिया गया है, ठीक है, और ऐसा दिखाने का कोशिश किया गया कि यहीं पे बुद्धा जो है बैठ करके इनको मेडिटेट करने के बाद ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। लेकिन कोई बुद्धिज़्म का स्पेशल फॉर्म नहीं दिखाया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टैचूज वगैरह बनने लगे। और जो दूसरा बदलाव आया, सबसे पहला बदलाव क्या था, तो अब स्टैच्यू बनने लगा, यानी कि बुद्ध को एक खास फॉर्म दे दिया गया। और दूसरा जो बदलाव आया वो बोधिसत्व में बिलीफ, यानी कि एक बोधिसत्व में विश्वास। बोधिसत्व क्या है अब हम लोग उसको देखेंगे। तो दीज वेयर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेंड इनलाइटमेंट, यानी कि जिनको ज्ञान का प्राप्ति हो जाए, जिस भी व्यक्ति को, उसको एक तरह से बोधिसत्व का प्राप्ति हो गया है बोला जाता था। वंस दे अटेंड इनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। तो पहले जिनको ज्ञान का प्राप्ति होता था वो लोग क्या करते थे, एक तरह से आइसोलेट हो जाते थे, यानी कि काफ़ी अकेले रहने लगते थे, मेडिटेशन करते थे अकेले शांति में। लेकिन हाउएवर इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। तो बोधिसत्व के अकॉर्डिंग अब जिनको ज्ञान प्राप्त होता है वो लोग अब अकेले रहने के बावजूद अब नॉर्मल जो है, नॉर्मल इंसान की तरह जो रह सकते थे वे लोग, और दूसरों को ज्ञान दे सकते थे। यानी कि खुद तो ज्ञान मिल गया उनको, अब वो दूसरों को ज्ञान देंगे, दूसरे को टीच करेंगे और दूसरे लोगों की एक तरह से मदद करेंगे। तो ये बोधिसत्व का फंडा हो गया। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर कोरिया एंड जापान। तो ये जो बोधिसत्व का एक तरह से पूजा था, लोगों का मानना था, वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया उस टाइम, और धीरे धीरे फैल गया कहाँ तक, सेंट्रल एशिया में, चाइना में, कोरिया में, जापान में भी बाद में फैल गया। Buddhism also spread to western and southern India where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in। तो बुद्धिज़्म जो है धीरे धीरे वेस्टर्न इंडिया में, उसके बाद साउथ वाले इंडिया के पोर्शन में धीरे धीरे फैल गया, जहाँ पे
डजन्स ऑफ केव यानी कि दर्जनों गुफाओं को बनाया गया, पहाड़ों में काट काट करके गुफा को बनाया गया, जिसमें कौन रहते थे? मॉन्क्स। मॉन्क्स किनको बोला जाता है? जो बुद्ध को मानते हैं, यानी कि बुद्ध के फॉलोअर्स को मॉन्क बोलते हैं, और लेडीज फॉलोअर्स को नन बोलते हैं। सम ऑफ दीज केव्स वेयर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, अदर बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। तो कुछ जो गुफा बनाया जाता था मॉन्क के लिए, वो राजा के आदेश या रानी के आदेश पर बनाया जाता था, और कुछ जो है व्यापारी, जो बड़े व्यापारी होते होंगे वो बनवाते होंगे, कुछ फार्मर्स वगैरह भी बनवा देते थे कंट्रीब्यूट करके कि हाँ भाई बना लो। These were often located near passes through the Western Ghats, roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes। तो ये जो है अधिकतर पासेस के पास जो है बनाया जाता था, जो कि वेस्टर्न घाट्स जो है, इंडिया का जो वेस्टर्न घाट्स है, तो वहाँ पे जो भी पासेस होते थे उनके आसपास में बनाया जाता था। ये क्या, जो केव होते थे, जो रोड कनेक्ट करते थे पोर्ट ऑन द कोस्ट विथ सिटीज डेकन रैन थ्रू दीज पासेस। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन पे एक तरह से बनाया जाता था। वैसे रोड जो पोर्ट यानी कि समुद्र के किनारे से सिटी को कनेक्ट करते थे, जो दक्षिण मतलब इन द डेकन रैन थ्रू दीज पासेस, तो जो दक्षिण की तरफ इस पासेस से रोड जाते थे उन्हीं के आसपास में इनका केव बनाया जाता था। ट्रेडर्स प्रोबेबली हाल्टेड इन दिस केव्स मोनास्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स। तो जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी लोग होते थे, तो जब वे लोग ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो ये जो केव मोनास्ट्री था एक तरह से धर्मशाला था, जिसमें केव मतलब गुफा में जो धर्मशाला था, इसमें वो लोग रुका करते थे। अब आप देखिए कि जो स्टैच्यू बनने लगा बुद्धा का वो कैसा था। तो एक तरफ जो है इमेज जो है लेफ्ट वाला वो मथुरा में मिला हुआ है, राइट वाला जो है वो तक्षशिला में है। काफ़ी ज़्यादा चेंज है, लेकिन दोनों फोटो में काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि अब एक तरह से लगभग लगभग सिमिलर फेस देने देने लगा गया, मतलब बुद्धिज़्म को, कि हाँ बुद्ध भगवान ऐसे ही रहे होंगे। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड, यानी कि बुद्धिज़्म जो है दक्षिण पूर्व की तरफ भी फैलने लगा, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया जिसमें इंडोनेशिया है, तो धीरे धीरे वहाँ तक फैलने लगा। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज थेरावादा बुद्धिज़्म वॉज मोर पॉपुलर इन दिस एरिया। तो बुद्धिज़्म का एक अर्लियर फॉर्म था, पुराना फॉर्म था, जो कि थेरावादा बुद्धिज़्म है, वो भी इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। अब पिलग्रिम्स किसको बोलते हैं? तो पिलग्रिम्स आर मेन एंड वीमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। तो पिलग्रिम्स मतलब वैसे लोगों को बोलते हैं जो तीर्थ यात्री को, पिलग्रिम्स का हिंदी होता है तीर्थ यात्री, जो मतलब कोई तीर्थ स्थल है, अगर कोई पूजा पाठ वाला जगह है वहाँ पे जाते हैं किसी कारणवश पूजा करने के लिए, जैसे वैष्णव धाम हो गया, तो वो एक तीर्थ स्थल हो गया जब वैष्णव माता के पास लोग जाते हैं। और जो यात्री जाते हैं उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं, वो तीर्थ यात्री हुए। ठीक है, ये एक केव का एग्जांपल है, कार्ले में एक केव है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।